नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। आज बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम और उस पर छिड़े सियासी संग्राम की। तो 16, 17 और 18 अप्रैल को तारीखें देश के लिए जो हैं वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम समय पर लागू हो सके और लोकतंत्र में महिलाओं को भागीदारी जो उनकी है वो मजबूत हो सके, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की एक विशेष बैठक बुलाई जा रही है। पीएम मोदी के मुताबिक इस कदम से सामाजिक न्याय सिर्फ एक नारा नहीं रहेगा, बल्कि हमारे वर्क कल्चर का एक हिस्सा बनेगा। इससे पहले आज दिल्ली में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पीएम मोदी ने शिरकत की और कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से इस अधिनियम को पारित किया गया था, इस बार भी सबकी कोशिशों से संसद की गरिमा नई ऊंचाइयों को छुएगी। उधर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम और संसद के विशेष सत्र को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एक लेख लिखकर आरोप लगाया है कि सरकार बिना पर्याप्त चर्चा और सहमति के बड़े संवैधानिक बदलावों को जल्दबाजी में लागू करना चाहती है, जिसका मकसद राजनीतिक लाभ लेना है हो सकता है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि जब देश के कुछ राज्यों, खासतौर से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव है, उस माहौल में संसद का विशेष सत्र बुलाना कई सवाल खड़े करता है। उनके मुताबिक इतनी जल्दबाजी का एकमात्र कारण विपक्ष को घेरना और राजनीतिक बढ़त हासिल करना है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और संजय राउत समेत कई नेता इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। यानी कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेता महिलाओं के हक को सियासी शक की निगाह से देख रहे हैं, जो आज हमारा विषय है। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उसके पहले देखते हैं इस मुद्दे पर सियासी प्रतिक्रियाओं की ये रिपोर्ट। भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मुखर होकर के इस बात पर जोर डाला था कि 2029 में ये लागू होना चाहिए। साथियों, हमारा प्रयास है और हमारी प्राथमिकता भी है। इस बार भी ये काम संवाद, सहयोग और सहभागिता से हो। डिलिमिटेशन एक अंक गणित नहीं है कि 40 से इतनी हो जाएंगी, 80 से इतनी हो जाएंगी। दिस इज नॉट अरिथमेटिक। ये इक्विटी और समानता राजनीतिक रूप से भी होनी चाहिए, और ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से सोनिया जी ने अपने आर्टिकल में लिखा है। लेकिन आप जो करने जा रहे हैं, बिना जनगणना के आंकड़े आए, वो टोटली फ्लॉड, टोटली रॉन्ग डिलिमिटेशन है। सरकार की नियत नहीं है आरक्षण देना, और सेंसस, डिलिमिटेशन और उसके बाद आरक्षण। उन्हें ये बताओ क्षेत्र कौन सा होगा महिलाओं का जो चुनाव लड़ेंगी। सबसे पहले वुमेन रिजर्वेशन की बात सोनिया जी ने की, तो ये भाजपा जो हर चीज को इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये भाजपा का इवेंट नहीं है। निर्णय लेने के स्थान पर नारी का प्रतिनिधित्व हो और पूरी संख्या में हो, नगण्य नहीं हो, तो ये हमारा संघर्ष इतने दिनों से चल रहा है और ये देश के हित में। तो देखा आपने, 1996 से 2026 आ गया और 30 साल में हमने लगातार भारतीय राजनीति में जो सबसे ज्यादा विवाद जिस विषय पर देखा है, वो है महिला आरक्षण
बिल। इसे लेकर सारे दल ऊपर ऊपर तो सहमत नजर आते हैं, लेकिन जब इसे लागू करने की बारी आती है तब राजनीति अपने चरम पर पहुंच जाती है। और ये 1996 से लेकर 2026 तक हर बार हर मौके पर हमने ऐसा ही देखा। और इस पर चर्चा करने के लिए इस विषय पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की प्रवक्ता एडवोकेट नेहा धवन, इसके अलावा कांग्रेस के नेता विजय कौशिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक और जाने माने पत्रकार समीर चौगांवकर भी इस चर्चा में हमारे साथ अहम हिस्सा लेंगे। शुरुआत नेहा मैं आपके साथ करना चाहता हूं। नेहा, जो सोनिया जी ने आज जो आर्टिकल लिखा उसमें आरोप लगाया है कि आखिर इतनी जल्दी क्या, बिना परिसीमन, बिना जनगणना इस तरह से बिल लाना, और सबसे बड़ा आरोप जो टाइमिंग ये है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, ऐसे समय में इस बिल को लाना, क्या ये राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है जैसा सोनिया गांधी आरोप लगा रही है? नेहा। प्रखर जी, देखिए, पिछले लगभग 12 वर्षों से जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, तब से लेकर पहले दिन से 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस ने हमारे किसी भी अच्छे काम की सराहना तो दूर, उसका साथ देना तो दूर, लेकिन गलत नैरेटिव के तहत सरकार को हमेशा बदनाम करने की कोशिश की है। देखिए, विपक्ष का केवल एक काम नहीं होता कि सरकार के विरुद्ध ही चलना है। विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी भी बहुत लंबे अरसे तक रही है, लेकिन एक सच्चे विपक्ष की भूमिका किस तरह से निभाई जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं राजनीतिक दल निभा पाया। देखिए, हमारी पार्टी के समय में जब हम विपक्ष में थे, हमने सरकार के अच्छे कामों में उनका साथ भी दिया था। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप जानते हैं अटल जी के समय की सरकार को। लेकिन आज कांग्रेस की जो सर्वे सर्वा है माननीय सोनिया गांधी जी, अगर सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी महिलाओं के हक में होती, देश की गरीब महिलाओं के हक में होती, तो 50 वर्षों तक केंद्र की कमान को संभालने वाली कांग्रेस पार्टी ने आज तक देश की महिलाओं के लिए क्या किया है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी। क्या उनके हक हुकूक की बात को लोकसभा में, राज्यसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में रखा है? मैं उनसे पूछना चाहूंगी। आज भी महिला जो है वो गरीब है, आज भी महिला अशिक्षित है, आज भी महिला गांव के अंदर उत्पीड़न का शिकार होती है, आज तक भी महिला अपने घर से लड़कर बाहर समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए नेहा जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था शायद आपने सुना नहीं, आप बात को अलग दिशा में ले जा रही है। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि सोनिया जी ने जो आरोप लगाया है वो टाइमिंग को लेकर आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के जब 2 चुनाव चल रहे हैं तो ऐसे समय में लाने की क्या जरूरत है, मेरा सवाल ये था। चलिए, मैं आपसे सीधी इसी विषय पर ही बात करती हूँ जी। सोनिया जी ने टाइमिंग के विषय में जो प्रश्न उठाया है वो बिल्कुल निराधार है। हम पहले दिन से 2014 से जब से सरकार में आए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी एक कार्यकर्ता के नाते, देश के सेवक के नाते काम कर रहे हैं। वो निरंतर अपना काम कर रहे हैं, वो बिना ये देखे कि कहाँ चुनाव है कहाँ चुनाव नहीं है, क्योंकि देश भर में हर महीने, हर साल कहीं ना कहीं कोई चुनाव रहता है। और कांग्रेस पार्टी के लोगों के पास में केवल यही एक बात है, कोई भी अच्छा काम जब भी सरकार लेकर आती है तो कहीं ना कहीं चुनाव का हवाला देकर ये बात श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कि हमने वोट को साधने की ये प्रोसेस की है। लेकिन सरकार का काम है, सरकार निरंतर काम करेगी, और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं चुनाव तो है ही, फिर काम कब करेगी? इसलिए हम ठीक है, आपने जो बात की इसमें विजय कौशिक जी का जवाब ले लेते हैं। अपनी चाल से चलता है और देखने वाले लोग उसे देखते रहते हैं। सरकार निरंतर जन कल्याण की नीतियों को लागू कर रही है और देश की जनता के लिए नीतियां, योजनाएं जो है लास्ट अपने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है और काम कर रही है। ठीक है विजय, जो बात हुई, बात जो नेहा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, नेहा जी ने एक जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही है कि जब भी कोई फैसला होगा, कोई कार्य होगा, कहीं ना कहीं इतना बड़ा देश है, इतने राज्य, कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा होगा या चुनाव आने वाले होंगे, तो ऐसे में तो हर समय किसी ना किसी कार्य को, जो कदम सरकार उठाएगी उसको आप जो है वो चुनाव से जोड़ देंगे। तो टाइमिंग वाली सवाल पर जो है बीजेपी का ये कहना है। इसके अलावा सोनिया गांधी स्वयं एक महिला हैं, कई बार हम देख चुके हैं अलग अलग मौकों पर, जब से वो राजनीति में आई हैं तब से वो महिला आरक्षण बिल का कहने को तो समर्थन करती है, लेकिन जब बारी आई, जब ये लगा कि अभी हो सकता है, तब उन्होंने एक लेख लिख दिया और उसका विरोध कर दिया। ये कहां तक ठीक है विजय?
देखिए, सबसे पहले तो मैं नेहा जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने महिलाओं की जो स्थिति बताई है, और खुद उनके मुताबिक आज भी महिलाओं की स्थिति काफी खराब है, चाहे वो क्राइम को लेकर हो, चाहे समाज में उनके आगे आने को लेकर हो। नेहा जी एक मिनट बोलने दीजिए। नेहा जी एक मिनट, बीच में मत टोकिए। नेहा जी बीच में मत टोकिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आपके पास मैं आऊंगा। यह बात अलग है कि नेहा जी ने आज महिलाओं की दुर्दशा का ठीकरा हमारी पार्टी के सिर पर फोड़ दिया कि 50 साल से हमारी सरकार थी और मोदी जी की जो 11 साल से सरकार है। मोदी जी के ऊपर तो भारत माता के भी अपमान के आरोप हैं, क्योंकि हम भारत को माता कहते हैं, उन्होंने कहा इजराइल इज ए फादरलैंड। अरे आप कुछ भी बात कर रहे हैं विजय कौशिक, कब कहा इजराइल को फादरलैंड? कहीं भी किसी भी बहस को कहीं पे भी ले जाना आपको, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है या पूरा बयान नहीं सुनते, या जो आपकी आईटी सेल कांग्रेस की जो बयानों को काट काट के दिखाती है उसको बोलना है। यहाँ पे आधे घंटे का सिर्फ डिस्कशन है, उसमें आप इजराइल पे पहुंच गए। ये कहा जाए आप लोग समय का सदुपयोग करना क्यों नहीं जानते? मेरा सवाल यह है कि सोनिया गांधी महिला आरक्षण बिल का विरोध क्यों कर रही है? आप उसको जवाब दीजिए ना। कुछ भी उलझुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आ जाते हैं आप। सुनिए, कब बोला फादरलैंड इजराइल को? पूरा बयान सुना है आपने मोदी जी का? कुछ नहीं जानते हैं आप लोग। आप लोग सिर्फ जो वीडियो आपके आईटी सेल काट के दे देता है 7 सेकंड का 8 सेकंड का, वो यहां पर आप बोलना शुरू कर देते हैं। आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का। महिला आरक्षण बिल पर आप इजराइल पे पहुंच गए। सुनिए, माननीय आप ये बताइए सोनिया गांधी विरोध क्यों कर रही है महिला आरक्षण बिल का? उसको अपना पक्ष रखिए। करने के बाद इजराइल, ईरान और अमेरिका गए तो बिल्कुल आपको नहीं जाने दूंगा। सोनिया गांधी क्यों विरोध करिए, इस पे बात करिए अपनी 2 मिनट के अंदर। सम्मान की बात वो करे जिसने कभी अपमान ना किया हो। माननीय मोदी जी ने कभी भी हमारे देश में, जब से मोदी जी की सरकार, अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि सोनिया गांधी महिला आरक्षण बिल जब आने वाला तो उसका विरोध क्यों कर रही है? इस पे जवाब दीजिए ना। सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है जी। नया कुछ हो जाइए। प्रोपेगेंडा, ये केवल प्रोपेगेंडा की सरकार है। जब कहीं भी चुनाव आते हैं तो भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए, जमीनी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा नया प्रोपेगेंडा करती है, और ये उसी प्रोपेगेंडा का एक अंग है। सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, उसमें कोई। नेहा जी एक तो बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। इस तरह से बहस को डिरेल मत कीजिए। हाँ विजय बोलिए। देखिए, मोदी जी को खूब अच्छी तरह मालूम है कि अगर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो 2014 से वो कोई सो नहीं रहे थे। फिर जो सोनिया जी ने मुद्दा उठाया है कि अभी परिसीमन नहीं हुआ, जनगणना नहीं हुई, तो उन परिस्थितियों में इतनी आपाधापी की जरूरत क्या थी मोदी जी को? पहले 2 काम हो लेने दीजिए, उसके बाद आप इसके बारे में बात कर सकते थे। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है इस मुद्दे पर। कौन नहीं चाहता? कांग्रेस पार्टी चाहती है। हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले इस मुद्दे पर शुरुआत की थी। और सोनिया जी तो विजय, जहां तक मेरा ख्याल है, हमेशा चाहती थी कि जल्दी से जल्दी आए, लेकिन जब जल्दी आने की बारी आई तो उन्होंने ये रुख ले लिया। मैं अपनी पीसीआर टीम से निवेदन करूंगा कि सोनिया गांधी जी ने 23 सितंबर 2023 को लोकसभा के अंदर जो महिला आरक्षण बिल पर जो बयान दिया था, कृपया उसे चलाएं, जिससे विजय कौशिक जी और हमारे दर्शकों को भी मालूम पड़े कि उस वक्त सोनिया गांधी जी कितनी जल्दी में थी इस बिल को लाने के लिए। कृपया अगर ये बाइट आपको मिल गया हो, सोनिया जी का बयान मिल गया हो, तो इसको चलाएं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं, और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए। तो विजय जी क्या कह रही थी सोनिया गांधी? सुना आपने कि तत्काल इस बिल को लाया जाए, बिना विलंब के इसको लाया जाए। इतने दिन क्यों इंतजार कर रहे हैं? इससे तो 8 साल, 10 साल, 15 साल लग जाएंगे। देखिए सोनिया जी बोल रही थी, और ये तारीख थी 23 सितंबर 2023, लेकिन 2026 तक आते आते बदल गई। जब ना लेकर आए तब दिक्कत है, और जब लेकर आ जाए तब दिक्कत है। ये सोनिया गांधी का पत्र है, ये सोनिया गांधी का पत्र है जो उन्होंने
20 सितंबर 2017 को लिखा था। ये अभी मैंने 2023 सितंबर का आपको बाइट सुनाया, सोनिया गांधी का बयान, और ये मेरे हाथ में पत्र है सितंबर 20 2017 का, जिसमें सोनिया गांधी कह रही हैं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, महिला आरक्षण जो है जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, और प्रधानमंत्री के नाम पे लिखा था। और अब जो है वो सुर बदल गए कर रहे हैं। लेकिन अब जिस परिस्थिति में लाया जा रहा है, हाँ। उसमें परिसीमन और जो जनगणना का मुद्दा है वो चल रहा है। आप इसके तुरंत बाद कर दीजिए, कौन मना कर रहा है। और अच्छा, चुनावों को ध्यान में रखकर जो भाजपा प्रोपेगेंडा, ठीक है। अब आपने क्या कहा, अब आपने विजय क्या कहा, बात है। एक मिनट विजय आपने कहा कि परिसीमन और जनगणना के बाद, इसको करने के बाद इस बिल को लेकर आया जाए। अब आपकी पार्टी के अध्यक्ष, महिलाओं को फायदा मिले, ठीक है ना, मतलब आप कहना चाह रहे हैं, और सोनिया गांधी भी ये कहना चाह रही है, और खड़गे जी भी आज ये कह रहे हैं कि पहले परिसीमन कर लो, जनगणना कर लो, फिर इस बिल को लेकर आओ, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल ठीक है। अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे, इनका एक ट्वीट है जो इन्होंने किया था 21 सितंबर 2023 को। विजय जी, आपके पार्टी के अध्यक्ष, आप सुन लीजिए उस दिन क्या कह रहे थे। वो इस बिल में के बारे में कहते हैं कि महिला आरक्षण से पहले 2 अनिवार्य शर्तें रख दी गई हैं, सेंसस और परिसीमन। सवाल यह है कि महिला आरक्षण को सेंसस और परिसीमन से जोड़ने की क्या जरूरत है? जब हम पंचायतों में, नगर निकायों में आरक्षण दे सकते हैं, तो इसके लिए सेंसस की क्या जरूरत है? हमारी मांग है कि सरकार इसकी राह के सारे रुकावटों को दूर करके इसे जल्द से जल्द लागू करे। इस आरक्षण बिल में एससी और एसटी महिलाओं के आरक्षण के लिए प्रावधान है। तो खुद आपके कांग्रेस अध्यक्ष ये कह रहे थे कि बिना परिसीमन और बिना जनगणना के इस बिल को लागू कर दिया जाए। तो 2023 में ठीक है। इस वक्त एक जरूरी खबर राजकोट से आ रही है, जहां पर हमारे देश की राष्ट्रपति संबोधित कर रही हैं। आइए सीधे चलते हैं राजकोट। इसमें एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें चिकित्सा सेवा में शोध और अनुसंधान के नए प्रतिमान स्थापित करके देश की स्वास्थ्य सेवा को दिशा दिखानी है। मुझे विश्वास है कि एम्स राजकोट समान तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवा के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में अपने महत्वपूर्ण योगदान के नई प्रतिमान स्थापित करेगा। मेरी शुभकामनाएं है कि ये संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में उत्कृष्टता का अग्रणी केंद्र बने। मैं एक बार फिर सभी स्नातकों को उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। आप समर्पण के साथ सेवा करें, ईमानदारी से नेतृत्व करें और चिकित्सा के महान आदर्शों को बनाए रखें। इसी भावना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये राष्ट्रपति थी जो राजकोट से एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। तो विजय जी, हमने आपको जो बताया, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ट्वीट आपको बताया, जिसके अंदर वो कह रहे हैं 21 सितंबर 2023 को वो कह रहे हैं कि कोई सेंसस की जरूरत नहीं है और किसी भी तरह की जो है वो परिसीमन की जरूरत नहीं है, इसे तत्काल लागू करा जाए। फिर आज अचानक क्या दिक्कत हो गई मल्लिकार्जुन खड़गे को, फिर वो करने लगे। मैंने सोनिया का बाइट आपको सुना दिया, सोनिया का 2017 का पत्र दिखा दिया, अब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मैंने सितंबर 2023 का ट्वीट भी दिखा दिया। आपको कुछ बताने के लिए रह गया या अभी भी आप तर्क देते रहेंगे कुछ ना कुछ? उस समय की जो परिस्थितियां थी, नहीं उस समय की, अरे विजय जी सितंबर 2023 से आज हम जब बात कर रहे हैं अप्रैल 2000, इसमें क्या बदल गया? महिला आरक्षण को लेकर क्या बदल गया? बिल्कुल, आज उन्हें ये लगता है कि अगर इन चीजों से पहले ये बिल लागू हुआ तो महिलाओं को जो प्रॉपर लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो आज परिस्थितियां बदल गई। उस समय क्या परिस्थितियां थी ये तो बता दीजिए। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में 2 अंतर बता दीजिए मुझे कि 2023 में परिस्थितियां ये थी सितंबर में, जब आपकी सारी पार्टी के नेता इस तरह की बात कर रहे थे, आज 2026 में ये कर रहे हैं। कोई एक अंतर बता दीजिए। 2023 में हम ये सही से आकलन नहीं कर पाए थे कि परिसीमन होने से पहले और जनगणना होने से पहले अगर इसे लागू किया जाएगा, मतलब ये विजय जी, मैं आपकी इसी बात का कायल हूं, मैं आपकी इसी बात का कायल हूं। हमने कई बार डिस्कशन शो किए हैं मैंने आपके साथ, और मैं आपकी इसी बात का कायल हूं कि आप इतनी बेबाकी से, इतनी मासूमियत से स्वीकार कर लेते हैं कि 2023 में हम लोग आकलन नहीं कर पाए। मतलब उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल जो है वो आकलन नहीं कर पाए, और इसलिए अब जो है वो 3 साल बाद उनको समझ में आया है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो राहुल गांधी के लिए जो पूरे देश में बोला जाता है सोशल मीडिया में, क्या आप उसे सही साबित करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं? मतलब 3 साल कोई चीज समझने में लगते हैं क्या?
मेरी बात सुनने, हर चलिए, आदमी ठीक का है। अपना नजरिया है लोकतंत्र में। आप राहुल गांधी जी के लिए कुछ भी कहें, चलिए ठीक है। लेकिन समीर जी बहुत विद्वान व्यक्ति समीर हैं, जी, जो बहुत विजय कह रहे हैं समझदार बात, जो मैंने व्यक्ति हैं, पुराने और इनको देश की ट्वीट जनता के दिखाया है, लिए मैंने लड़ाई लड़ इनको रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया जी का बाइट आपने भी सुना होगा। अब विजय कौशिक कह रहे हैं कि हमें 3 साल पहले हम जो है आकलन नहीं कर पाए इस परिस्थिति का, और अब जो है वो हम आकलन कर लिया और हमने पाया है कि ये गलत है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मतलब टाइमिंग तो अब कांग्रेस की आ गई सामने। देखिए, अब कांग्रेस के आकलन के बारे में प्रखर जी मैं क्या कहूँ। अगर मैं कांग्रेस के आकलन पे जाऊंगा तो फिर राहुल गांधी आएंगे, फिर सोनिया गांधी आएंगे, फिर तमाम मतलब पुराने मुर्दे मैं उखाड़ूंगा, वो ठीक नहीं लगेगा। मैं आज इसी महिला को जो 33% आरक्षण है उसी पर कहना चाहता हूँ। देखिए, सोनिया गांधी ने आज एक आर्टिकल लिख दिया है। मुझे लगता है कि बेहतर होता है कि सोनिया गांधी आज प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर धन्यवाद देती कि भाई जो 23 सितंबर 2023 को मैंने कहा था कि तत्काल लेकर आना चाहिए, और आपने इस बात को गंभीरता से लेकर तत्काल इसे आप लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन सोनिया गांधी ने इसके अंदर दूसरी राजनीति देखी, और सोनिया गांधी ने ये कहा कि इसके अंदर आप ओबीसी को भी 33% ओबीसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कीजिए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो संविधान के अंदर नहीं है, एससी एसटी के लिए तो आरक्षण है। अब सोनिया गांधी जिस तरीके से एक बंटवारे की राजनीति की कोशिश कर रही है कि ओबीसी को इसमें डाल रही है, और ओबीसी समाज को भड़काने का जो काम किया जा रहा है कि कोटा विद इन कोटा, कि भाई इसके अंदर ओबीसी के लिए भी आरक्षण लागू की जाए, मुझे लगता है कि समाज को बांटने की कोशिश जो कांग्रेस कर रही है और सोनिया गांधी कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस अगर इसका समर्थन करती तो ज्यादा बेहतर होता। और अब वैसे भी 3 दिन का सत्र है, कांग्रेस की जो आपत्तियां है उसका जिक्र कर सकती है, और सोनिया गांधी खुद महिला है। महिला होते हुए अगर महिला आरक्षण पे किंतु परंतु अगर सोनिया गांधी करे, ये ठीक नहीं लगता। सोनिया गांधी को एक लाइन में प्रधानमंत्री मोदी के इस 33% को लेकर जो अभी 3 दिन के सत्र में पास होने वाला और 2029 लोकसभा से लागू होने वाला है, उसका समर्थन करना चाहिए था। कोई आपत्तियां है 3 दिन के सत्र में, आप चर्चा कीजिए। सबसे पहली प्राथमिकता यह है, जो कांग्रेस चाहती थी कि तत्काल लागू हो, 2-4 साल, 8 साल, 10 साल इंतजार ना करना पड़े, प्रधानमंत्री मोदी से तत्काल लेकर आ रहे हैं। और कुछ कमी पेशी कांग्रेस को लगती होगी तो प्रधानमंत्री के लोकसभा में जब सत्र चर्चा होगी उसमें अपनी बात रखे। सरकार ने भी कहा है कि कुछ कमी पेशी हमें लगेगी, उसमें सुधार होगा। तत्काल अगर 23% लागू होता तो मुझे लगता है महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा एक आरक्षण दिया जाता है। ठीक है विजय, मैं आ रहा हूं आपके। उसके पहले मैं नेहा धवन से एक सवाल पूछना चाहूंगा। नेहा जी, आपने जो बात समीर जी की सुनी होगी, विजय जी एक मिनट नेहा जी से बात कर लेते हैं। विजय जी ने जो भाई आपके पास में आऊंगा उसका, समीर ने आप एक जो बात कही उसमें उन्होंने एक ओबीसी के मुद्दे की बात की जो सोनिया गांधी ने आज उठाया। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए, ओबीसी वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए भी इस पर विचार होना चाहिए। ये बात सोनिया जी लगातार कह रही है, और जब 96, 97, 98 में जो इस पर चर्चा होती थी तब जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियां भी इस तरह की बातें करती थी। तो अगर ऐसा होता और आरक्षण बिल आता है और उसमें अगर ओबीसी वाला मुद्दा उठता है, तो क्या आपकी सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, वो इस जो विपक्ष जब इस पर वार करेगा तो उसको सहने के लिए और इसके लिए आपके पास क्या तर्क होंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए प्रखर जी, मैं इस विषय पर बहुत ही स्पष्टता से ये बात कहूंगी जी कि देश की महिलाओं को भी बांटने का काम, जाति में बांटने का काम कांग्रेस फिर से कर रही है। किसी भी काम में अटकलें, अड़चने पैदा करनी हो तो कांग्रेस कोई ना कोई बहाना लगाती है। सबसे पहले जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित करना था, ये बिल पेश हुआ और वहां पर इसको रोकना था, उसके लिए बहाना लगाया गया कि महिलाओं को जातिगत आधार पर बांट दिया जाए। देश की महिलाएं जो हैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करती हैं, वो इस पर आवाज उठाएंगी और कांग्रेस का समर्थन करेंगी कि हमें जातिगत आधार पर आरक्षण में आरक्षण दिया जाए। लेकिन उनका ये शगुफा उस समय भी फेल हो गया। उनकी ये नीयत उस समय भी स्पष्ट हो गई थी कि देश की महिलाओं की केवल एक ही आवाज है, आधी आबादी की केवल एक ही आवाज है कि महिला आरक्षण मिले, हमें आरक्षण में आरक्षण नहीं चाहिए। और महिलाओं ने, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं ने और हमारे जैसे प्रवक्ता जो हैं, वो सभी पार्टियों की महिलाओं की एक ही बात थी कि महिलाओं को जातिगत आधार पर बांटिए नहीं। लेकिन कांग्रेस को जब लगा कि इस बात में से भी बात नहीं बनी, तो अब एक नया शगुफा छेड़ दिया कि आपकी टीम प्रखर जी और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने तुरंत वो वीडियो क्लिप चला दी जब सोनिया गांधी जी मांग कर रही थी और हमें आईना दिखाने का काम कर रही थी कि इतने साल क्यों लगाए, पूरा कीजिए ये काम। लेकिन जब काम करने की बात आती है तो कांग्रेस हमेशा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, हमेशा देश के हक की बात जो होती है उसमें हमेशा कांग्रेस विफल रहती है। आज भी इन लोगों के पास में अच्छा मौका था, जैसे समीर जी ने कहा,
बहुत अच्छा मौका था अपनी स्थिति को रिवाइव करने का, देशवासियों के सामने अपनी इमेज को सुधारने का, कि सोनिया गांधी जी ये पत्र लिखती कि धन्यवाद, इसका क्रेडिट ले लेती, इसका क्रेडिट ले लेती कि मैंने जो आवाज उठाई थी कि आप इसको जल्दी लाइए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, और आपने स्वीकार किया और आप जल्दी लाए। लेकिन कौन इनकी अकल की बात करे प्रखर जी, आप खुद देखिए, क्रेडिट लेने की बजाय ये और बदनामी और ऐसी बात अपने सिर पर लेंगे कि देश की जो महिलाएं हैं, जो 48% जो हैं, उनके भी वोट से ये जो है दूर हो रहे हैं। ठीक है, मुझे आपको नेहा यहाँ पे रोकना पड़ेगा, समय का अभाव है। और आपने जो बात कही उसी बात को अगर मैं कहूं कि ये बहुत अच्छा होता कि अगर इस बहस पर, जब इस बिल पर चर्चा हो तो लोकसभा के अंदर चर्चा की शुरुआत विपक्ष से जो है वो प्रियंका गांधी करें, और राज्यसभा में अगर चर्चा की शुरुआत विपक्ष को करना है तो सोनिया गांधी करें, तो शायद एक अच्छा खूबसूरत नजारा जो है वो हमारे लोकतंत्र का नजर आता, जब इस जरूरी बिल पर एक आम सहमति बनती दिखाई देती। लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा धवन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय कौशिक, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा समीर चौगांवकर, आपको विशेष धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज।